नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 10वें अध्याय किशोरावस्था की ओर के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उसके पहले हमने पिछले वीडियो में जितना सीखा था उसके विषय में पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमने देखा था कि यौनारंभ में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन आता है, स्वर में परिवर्तन आता है, श्वेत एवं तेली ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जनन अंगों का विकास होता है तथा मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है, जिसके कारण किशोर कुछ नया जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम किशोरों में होने वाले गौण लैंगिक लक्षणों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो लक्षण लड़कियों को लड़कों से अलग पहचानने में या लड़कों को लड़कियों से अलग पहचानने में सहायता करते हैं, उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, किशोरों में यानी लड़कों और लड़कियों में कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वे लड़के और लड़कियों में सरलता से पहचाने जा सकते हैं। ऐसे ही लक्षण गौण लैंगिक लक्षण या जाति लक्षणों के नाम से जाने जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन का अर्थ होता है अंतःस्राव, जो कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों से उत्पन्न होता है और निश्चित स्थान पर जाकर के योग्य कार्य करता है। यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना प्रारंभ कर देते हैं। जब किशोर यौनावस्था में प्रवेश करते हैं तब उनमें वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन या हम कह सकते हैं पौरुष हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जो कि लड़कों में निश्चित प्रकार के गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। यह लड़कों में गौण लैंगिक परिवर्तन का कारक बनता है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन लैंगिक अंतःस्रावों के कारण यानी टेस्टोस्टेरोन के कारण लड़कों में कौन कौन से जाति परिवर्तन या लैंगिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, लड़कों के चेहरों पर बाल यानी दाढ़ी और मूंछ उगने की शुरुआत होती है। उनके सीने पर बाल उगने की शुरुआत होती है। मित्रों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लड़कों के चेहरे पर मूंछ और दाढ़ी के बाल उगने की शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ सीने पर भी बाल उगने की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही बगल और जांघ के ऊपरी भाग, जिसे हम प्यूबिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भी बाल उगने की शुरुआत हो जाती है। यह कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जो कि किशोरों में लैंगिक अंतःस्राव के कारण या टेस्टोस्टेरोन के कारण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, लड़कियों में भी यौनारंभ के दरमियान अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जो कि लड़कियों में होने वाले जाति परिवर्तन या लैंगिक परिवर्तन के आभारी होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, लड़कियां जब किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं या यौनारंभ की शुरुआत होती है तब उनमें यह लिंगी अंतःस्राव अंडाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वह लिंगी अंतःस्राव एस्ट्रोजन है, जिसे हम स्त्री हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और ये लड़कियों में होने वाले लैंगिक या जाति परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि लड़कियों में कौन कौन से ऐसे जाति परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, लड़कियों में स्तन ग्रंथि का विकास होता है। जब लड़कियां यौनारंभ में प्रवेश करती हैं तब उनके स्तन के विकास होने की शुरुआत हो जाती है। दुग्ध ग्रंथियों का विकास होना भी शुरू हो जाता है, ताकि जब यह लड़कियां मातृत्व का सुख प्राप्त करें तो अपने बच्चे को पोषण के लिए दूध प्रदान कर सके। इसीलिए उनमें स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध ग्रंथियों का विकास होना शुरू हो जाता है। साथ ही बगल और जांघ के ऊपरी भाग या हम कह सकते हैं कि प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आने की शुरुआत हो जाती है। आप इन चित्रों में लड़कियों में किन किन स्थानों पर बाल उगने की शुरुआत होती है उसे आप देख सकते हैं। यह ऐसे लक्षण हैं जो कि लड़कियों में लैंगिक अंतःस्राव के द्वारा देखने को मिलते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं इन अंतःस्रावों के कार्य के विषय में। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रुधिर है वह रुधिर परिवहन तंत्र द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए अंतःस्राव भी रुधिर के द्वारा ही शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाए जाते हैं।
रुधिर के वहन के लिए हमारे शरीर में रुधिर परिवहन तंत्र की रचना होती है, परंतु अंतःस्रावों के वहन के लिए ऐसी कोई रचना देखने को नहीं मिलती। अंतःस्राव का वहन रुधिर के द्वारा ही होता है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाते हैं और लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी वहां पर हार्मोन पहुंच करके योग्य क्रिया करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात जान लेना और जरूरी है कि हमारे शरीर में जो अंतःस्राव या हार्मोन उत्पन्न होते हैं वह निश्चित प्रकार का कार्य करते हैं और वह उसी स्थल पर जाकर कार्य करते हैं जिस स्थल के लिए उसे उत्पन्न किया गया है, यानी वह अपने लक्ष्य स्थल पर जाकर ही योग्य कार्य करेंगे, किसी और अंग के कार्य में वह बाधा नहीं उत्पन्न करते। विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ इस चित्र में पीयूष ग्रंथि को देख पा रहे हैं। यह पीयूष ग्रंथि अपने में से अनेकों हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि को दूसरे नाम से हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह अनेकों अंतःस्राव उत्पन्न करती है, जिसमें से एक हार्मोन स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु एवं पुरुषों के वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित भी करता है। यानी जो पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले अंतःस्राव हैं वह सभी ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करते हैं। वह अंडाशय यानी स्त्रियों में अंडाणुओं एवं पुरुषों में वृषण में शुक्राणुओं के परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, हम ऐसा कह सकते हैं कि स्त्रियों में जो अंडाशय के अंदर अंडाणु उत्पन्न हो रहे हैं और पुरुषों में जो वृषण के अंदर शुक्राणु उत्पन्न हो रहे हैं, उनके नियमन का कार्य पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मानव में जनन काल की अवधि क्या एक समान होती है? क्या किशोरों और किशोरियों में जनन काल की अवधि समान रूप से देखने को मिल सकती है? चलिए अब अपने मन में उठने वाले इन प्रश्नों का हम निवारण प्राप्त करते हैं। जब किशोरों में वृषण अथवा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, यानी लड़कों में जो वृषण है वह शुक्राणु उत्पन्न करना शुरू करे और लड़कियों में जो अंडाशय है वह अंडाणु उत्पन्न करना शुरू करे, तो यह उत्पादन करने की जो क्षमता है वह लड़के और लड़कियों में अलग अलग हो जाती है, परंतु वे इस चीज का संकेत प्रस्तुत करते हैं कि यह जनन करने योग्य हो चुके हैं, यानी यह अपने में से नई संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। युग्मक की यह परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक देखने को मिलती है, यानी पुरुषों में जो जनन उत्पादन की क्षमता है वह स्त्रियों से अधिक लंबे समय तक देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि लड़कियों में जो विकास की शुरुआत है वह 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, परंतु यह मात्र 40 से 45 वर्ष की अवधि तक देखने को मिलती है, जबकि पुरुषों में यह उससे भी अधिक लंबे समय तक देखने को मिलती है। यानी स्त्रियों में जो अंडाणु उत्पन्न करने की क्षमता है वह मात्र 40 से 45 वर्ष की उम्र तक ही देखने को मिलेगी, जबकि इसकी शुरुआत 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाती है। पुरुषों में जो शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता है वह स्त्रियों की अपेक्षा अधिक समय तक देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम जरा बात करते हैं कि किशोरियों में यह जनन अवधि के दरमियान किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्रियों के मुख्य जनन अंग के रूप में हम अंडाशय को जानते हैं और यह अंडाशय अपने में से अंडकोश उत्पन्न करता है। यहाँ पर आप गर्भाशय को देख पा रहे हैं। यह गर्भाशय की दीवार आपको मोटी दिखाई दे रही है। वास्तव में विद्यार्थी मित्रों, जब लड़कियां यौनारंभ की शुरुआत में प्रवेश करती हैं तब उनमें जो गर्भाशय की दीवार है उसमें रुधिर का जमावड़ा शुरू हो जाता है, यानी उसमें रुधिर की जमावट शुरू हो जाती है, जिसके कारण गर्भाशय की दीवार मोटी बनती है। स्त्रियों में जो अंडाशय है वह अंडकोश का उत्पादन करना शुरू करता है। यह अंडकोश 13 से 14 दिन तक विकसित होता है और 14वें दिन लुढ़कता हुआ गर्भाशय की तरफ आना शुरू हो जाता है और इस दरमियान यदि इसे नर युग्मक यानी शुक्राणु मिलता है तो वह गर्भ में रूपांतरित होता है और गर्भाशय की दीवार में ही यह धीरे धीरे विकसित होता है। तो गर्भाशय की दीवार में जो रुधिर आकर के इकट्ठा हुआ है वह इस युग्मज को पोषण देने का कार्य करता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, यदि इस अंडकोश को शुक्रकोश नहीं मिलता है तब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी फलन नहीं होता, अर्थात अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता। तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का जो मोटा स्तर है उसकी रुधिर वाहिनियां फट जाती हैं और उसमें रहा हुआ जो रुधिर है वह शरीर से बाहर की तरफ त्याग कर दिया जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव आरंभ हो जाता है, जिसे हम ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म के नाम से जानते हैं। यह रुधिर शरीर में से योनि मार्ग के जरिए शरीर से बाहर की तरफ त्याग कर दिया जाता है
विद्यार्थी मित्रों, लड़कियों में यह जो रक्तस्राव है ये 4 से 5 दिन तक सतत देखने को मिलता है, जिसके कारण जो गर्भाशय की मोटी दीवार है उसमें से रुधिर शरीर से बाहर की तरफ त्याग कर दिया जाता है और उसके फलस्वरूप जो गर्भाशय की मोटी दीवार है वो पुनः पतली हो जाती है। उसमें जमा हुआ सारा रुधिर शरीर से बाहर की तरफ त्याग कर दिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यह प्रक्रिया लड़कियों में प्रत्येक मास में 28 से 30 दिन के बाद पुनः देखने को मिलती है। अतः इस क्रिया को ऋतुस्राव के साथ ही मासिक स्राव के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं में यह ऋतुस्राव की शुरुआत उनकी किशोरावस्था के दरमियान देखने को मिलती है और यौनारंभ के साथ ही यह शुरू भी हो जाती है। विद्यार्थी मित्रों, पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे हम रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। यानी स्त्रियों में जब सबसे पहली बार यह ऋतुस्राव देखने को मिलता है तो उसे रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर यह ऋतुस्राव का जो प्रथम दिवस है उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं और यह जो ऋतुस्राव है यह लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता इस ऋतुस्राव के दिखाई देने के समय दरमियान ही ऋतुस्राव के रुक जाने की जो प्रवृत्ति है उसे रजो निवृत्ति के नाम से जानते हैं। यानी 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद लड़कियां गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रखती हैं और उस समय को रजो निवृत्ति या मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम संतति का लिंग निर्धारण किस तरह से किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि विद्यार्थी मित्रों हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अनेकों कोषों का मिलकर के बना होता है और यह कोषों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है और इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक होते हैं जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र लैंगिक होता है। नर में लैंगिक गुणसूत्र के रूप में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि मादा में लैंगिक गुणसूत्र के रूप में XX गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। नर में यह जो XY गुणसूत्र है फलन की प्रक्रिया के पहले यह मादा के अंडकोश से जाकर के मिलते हैं, परंतु उसके पहले इनका अर्ध विभाजन होता है और उससे X गुणसूत्र वाला एक जनन कोष और Y गुणसूत्र वाला एक जनन कोष उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मादा में भी जो XX वाले अंडाणु हैं उनका भी अर्ध विभाजन होता है और X गुणसूत्र रखने वाले 2 अंडकोश उत्पन्न होते हैं। अब यदि निषेचन की प्रक्रिया हो और पुरुषों के X गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वह मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणुओं को फलित करता है तब उसमें XX गुणसूत्र अवतरित होता है। यह लैंगिक गुणसूत्र है और जो जन्म लेने वाली संतति है वह मादा होगी। यदि पुरुषों के Y गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वह मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणु को फलित करता है तब आने वाली संतान में XY लैंगिक गुणसूत्र उतरता है जिसके कारण जन्म लेने वाली संतान लड़की देखने को मिलती है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, लड़कों और लड़कियों दोनों के उत्पन्न होने का जो प्रतिशत है वह लगभग 50% यानी एक समान होता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, हमारे समाज में एक अत्यंत दूषण फैला हुआ है जिसमें यदि कोई महिला किसी लड़की को जन्म देती है तब उसके लिए जिम्मेदार उस महिला को माना जाता है, जो कि वास्तव में एक गलत बात है। लड़कियों के जन्म लेने के लिए XX गुणसूत्र की आवश्यकता होती है जबकि लड़कों के जन्म लेने के लिए XY गुणसूत्र की आवश्यकता होती है और यह Y गुणसूत्र पुरुष के द्वारा ही दिया जाता है। इसीलिए हमारे समाज में फैले हुए इस दूषण को हमें दूर करना चाहिए और लड़के और लड़कियां दोनों एक बराबर हैं, हमें इसी बात को स्वीकार करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने लिंग निर्धारण किस तरह से होता है उसके विषय में तथा हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां किस तरह से कार्य करती हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर भी करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।